जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास BSTC PTET एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC PTET एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है, तो वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? यानी प्रश्न के अंदर हमें क्या दे रखा है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। हमें क्या पूछ रहा है, तो वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। हमारा एक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर 1 बताया उसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, अगर आ जाए तो एग्जाम के अंदर, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको क्या बताना है? माणिक्य लाल वर्मा। किसे बताना है? माणिक्य लाल वर्मा को कहा जाता है मेवाड़ का गांधी। और वागड़ का गांधी कौन हो गया है हमारे पास? भोगीलाल पांड्या। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में हमारे पास पृथ्वीराज राठौड़, मोहनोट नैन्सी, रावचंद्र सेन या फिर मोहनलाल सुखाड़िया। तो साथियों, आपको बताना है राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो बात करें राजपूताने के अबुल फजल की, किसकी? राजपूताने की अबुल फजल की। तो राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो बात करें राजपूताने के अबुल फजल की, तो राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैन्सी को। किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन्सी को जो है राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? राजस्थान की लता या लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को, मंजू राजपाल को, वसुंधरा राजे या फिर सीमा मिश्रा को। साथियों, इन चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है, राजस्थान की लता किसे कहा जाता है। तो बात करें राइट आंसर की, तो साथियों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सीमा मिश्रा को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। आपको इसका ध्यान रखना है। देखो प्रश्न के अंदर ही उत्तर, एक तो उत्तर दे रखा है। राजस्थान का बास्केटबॉल क्या है? सॉरी, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। तो हमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछ रहा है। राज्य खेल तो कौन सा हो जाएगा? बास्केटबॉल। और राज्य वाद्य यंत्र की बात करें तो राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। कौन सा हो जाएगा? अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। कौन सा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र? अलगोजा। तो ऑप्शन नंबर डी सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। अलगोजा को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान राज्य वृक्ष खेजड़ी है, तो राज्य पुष्प किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान का राज्य वृक्ष तो क्या है? खेजड़ी है। और हमें क्या पूछ रहा है? राज्य पुष्प पूछ रहा है। राज्य पुष्प का क्या नाम है हमारे राज्य का? तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है? सागवान, रोहिड़ा, अशोक या फिर कमल। तो बात करें राजस्थान के राज्य पुष्प की, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है हमारे पास रोहिड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है। कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य घूमर है। तो हम राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? कौन सा पूछ रहा है? शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? राई, गवरी, कथक या फिर गेर। तो बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कथक। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। और राजस्थान का लोक नृत्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर सी बताया उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? यानी राजस्थान को जो है कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 7 में, 5 में, 4 में या फिर 3 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। और ये पांचवें ऑप्शन के अन्य इनमें से कोई नहीं। पांचवें ऑप्शन में क्या लिखना है आपको, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जल्दी से बताइए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की, तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। कौन कौन से? जिनमें सबसे पहले आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ये कौन सा भाग है, मरुस्थल का भाग है। बीच के में से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। यहाँ पर है पूर्वी मैदान, और एक चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आपके सामने, अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रारंभिक स्थल है। यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है, यानी प्रारंभिक स्थल पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला का, यानी कहां से शुरू होती है हमारी अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, खेड़ ब्रह्मा, आबू, खेतड़ी या फिर सूंधा पर्वत। तो साथियों वैसे भारत के अंदर अरावली का प्रारंभिक स्थल की बात करें तो खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात हो जाएगा। कौन सा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी, ये भारत का प्रारंभिक स्थल है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, हमें राजस्थान का पूछ रहा है क्वेश्चन को, आपको ध्यान से पढ़ना है फिर आपको जवाब देना है। तो हमें राजस्थान का पूछ रहा है, तो राजस्थान का जो है प्रारंभिक स्थल हो जाएगा आबू। कौन सा हो जाएगा, आबू सिरोही से राजस्थान के अंदर अरावली का प्रारंभ शुरुआत होती है, और खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। और भारत की बात करें तो भारत में खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सर्वाधिक गतिशील व अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? यानी अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाली बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है राजस्थान के अंदर? ऑप्शन में क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की, यानी अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बरखान। क्या कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अर्धचंद्राकार इस प्रकार से अर्ध आधे चांद चंद्रमा के समान आकृति में बनते हैं ये बरखान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मरुस्थलीय भागों में बनने वाली अस्थायी झीलों को कहा जाता है जोहड़, टाटियरन, तालाब या फिर टाका। यानी मरुस्थल के अंदर जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं वर्षा ऋतु के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है टाट या रन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाट या रन कहा जाता है। ओके, इसका आपको और भी नाम मिल सकता है, जैसे इन्हें कहा जाता है खड़ीन, सॉरी प्लाया झीलें कहा जाता है, प्लाया पलाया भी कहा जाता है। यानी मरुस्थल के अंदर जो अस्थायी झीलें बन जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया झीलें कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र हैं पोखरण, समगांव, फलोदी या फिर नाचना। तो हमें क्या पूछ रहा है, पूर्णतया वनस्पति रहित यानी बिल्कुल भी वनस्पति नहीं है ऐसा कौन सा गांव है? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सम गांव जो है पूर्णतया वनस्पति रहित हैं। सम गांव कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। ये जो गांव है यह पूर्णतया वनस्पति रहित है। किस प्रकार का है, वनस्पति रहित है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास, राजस्थान में कौन सी वर्षा जल विभाजक रेखा 2 भागों में बांटती है? यानी कौन सी जल विभाजक रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है?
25 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी, 58 सेमी या फिर 109 सेमी समवर्षा रेखा। तो बात करें राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जल विभाजक रेखा की, तो उस जल विभाजक रेखा का नाम है 50 सेमी वर्षा विभाजक रेखा। कौन सी है? 50 सेमी वर्षा विभाजक रेखा जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और ये जो वर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा है, यह अरावली के सहारे सहारे गुजरती हैं। कौन किसके सहारे सहारे? अरावली के सहारे सहारे गुजरती हैं ये समवर्षा रेखा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षीय रेखा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? 25 सेमी समवर्षा रेखा। और राजस्थान के बारे में पूछे तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षीय रेखा कौन सी हो जाएगी? 50 सेमी समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी साथी ने बताया उसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस ओर बढ़ता जाता है? यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसका विस्तार किस ओर, यानी ऊंचाई की किस तरफ जाने पर बढ़ती जाती है, किस दिशा के अंदर जाने पर बढ़ती जाती है, ये पूछ रहा है प्रश्न के अंदर। तो हमारा जो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान में कहां से शुरू होती है? सिरोही के अंदर। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते जाएंगे, जैसे ही झुंझुनू की तरफ जाते जाएंगे, दिल्ली की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही क्या होती जाएगी? कम हो जाएगी। और सर्वाधिक ऊंचाई भी पूछ ले अरावली की कहां पर है? सिरोही के अंदर स्थित है। गुरु शिखर भी कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। तो दिशा कौन सी है हमारी अरावली पर्वतमाला की? दिशा ये है। तो ये कौन सी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर क्या हो जाएगी? हमारी अरावली का विस्तार बढ़ता जाता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी जैसे जैसे आएंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएंगी। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे अरावली की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली का विस्तार क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी दे रखा है? 692 किलोमीटर दे रखा है। तो हमें क्या पूछ रहा है? राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 580, 562, 592 या फिर 550 किलोमीटर। तो इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में भी की थी। राजस्थान के अंदर अरावली का जो लंबाई है यह कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और वैसे अगर टोटल राजस्थान में टोटल लंबाई पूछी अरावली की तो क्या हो जाएगी? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़, अचलगढ़, जरगा या फिर देलवाड़ा। सॉरी, यहाँ पर है जरगा और यहाँ पर है देलवाड़ा। तो बात करें सबसे ऊंची चोटी की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर जो है राजस्थान की या फिर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दूसरे नंबर पर आती है शेर। शेर भी कहां पर है? सिरोही के अंदर स्थित है और इसकी ऊंचाई होती है 1597 मीटर। कितनी आती है? 1597 मीटर इसकी शेर की ऊंचाई आती है। और हमें प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है? तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? दिलवाड़ा। देलवाड़ा। कौन सी हो जाएगी? देलवाड़ा जो है अरावली की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। यानी गुरु से दिल में जरा आसर को देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद में आती है जरगा, चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। तो हमें तीसरे नंबर की पूछ रहा है तो देलवाड़ा हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 144 दो बार, 144 दो बार, यानी 1442 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है देलवाड़ा की। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास, अरावली पर्वतमाला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण में कहां तक जाती है? अभी हमने बात की थी कहां से शुरुआत होती है अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला का
की शुरुआत होती है पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक इसकी विस्तार है अरावली पर्वतमाला का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अरावली पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु उपाद्र है तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार की है? अतिआद्र, आद्र, उपोष्ण या फिर शुष्क जलवायु। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से बताना है। हमारा जो पूर्वी मैदानी यानी तीसरा भौतिक प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, उसकी अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो बात करें मैदानी प्रदेश की, हमें प्रश्न के अंदर अरावली पर्वतमाला की जलवायु दे रखी है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरावली के अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में मैदान की बात करें तो मैदान के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैदान के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच कौन सा पठार स्थित है? अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा गया ये प्रश्न। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? बोराट का पठार, भैंसा का पठार, गोगुंदा का पठार या फिर उड़िया का पठार। तो बात करें गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में पठार की, तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच में पठार स्थित है बोराट का पठार। कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? बोराट का पठार स्थित है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? उड़िया के पठार पर, मेसा के पठार पर, आबू पर्वत या फिर मालानी पर्वत पर। तो बात करें चित्तौड़गढ़ की दुर्ग की, किस दुर्ग की? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसको राजस्थान का लिविंग फोर्ट कहा जाता है, प्रथम लिविंग फोर्ट। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर खेती की जाती है। तो ये जो दुर्ग है ये किस पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, रेगिस्तान के विस्तार के लिए प्रसिद्ध स्थान है, यानी ऐसा कौन सा गांव है जहां पर रेगिस्तान का विस्तार होता जा रहा है, यानी सर्वाधिक विस्तार किस गांव के अंदर हुआ है? सम गांव के अंदर, नाचना गांव, कटरा गांव या फिर शाहबाद गांव। तो बात करें साथियों रेगिस्तान के सर्वाधिक विस्तार की, तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। राजस्थान के सर्वाधिक विस्तार की, तो राजस्थान के सर्वाधिक विस्तार के लिए प्रसिद्ध है नाचना गांव। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। जिस भी साथी ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाचना गांव जो है रेगिस्तान के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम 2024 से संबंधित। तो आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको हिंदी की क्लासें भी छोड़ता रहूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।